सर की गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये पर्यावरण का पोर्शन है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रवि की फसल का उदाहरण है, तो रवि के फसल का जो उदाहरण है वो आपका आंसर है डी, अलसी। चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन इधर उधर करके अगले एग्जाम में पूछ देता है। देखिए जो अलसी है वो रवि का फसल माना जाता है और खरीफ की फसल जो है ये दिया हुआ मक्का, मूंगफली और सोयाबीन है। जबकि शीत ऋतु यानी इस समय अक्टूबर से मार्च तक जो फसलें उगाई जाती हैं उसे रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल अन्य उदाहरण और देखिए, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए वह हुआ अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। ये उसके पॉजिटिव में जा रहा है, यही आपका आंसर होगा। अनुशासन बनाना इसलिए मूल्यांकन किया जाता है? जी नहीं। परीक्षा करवाना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है? जी नहीं। प्रश्न पत्र बनवाना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? जी नहीं। अर्थात यही सही है। चलिए अगला है, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन देख लेते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। उसमें जब आप परीक्षा कराते हैं तो उसमें वो उनके नंबरों से डिसाइड कर सकते हैं कि आज 10 था, अगले दिन वो 12 नंबर लाया है, तो जरूर उसके में कुछ ना कुछ उस मैटर से सुधार हुआ है। इस तरह देख सकते हैं आप। चलिए अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं आता है, ये जरा बताइए। खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। तो ऑप्शन क्या होगा? यानी कि बी होगा, निष्क्रियता। यह बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं आता है। बाकी खेल, प्रेरणा, संतोष आता है। चलिए अगला है, देखिए इसके बारे में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही है। पॉइंट पढ़ लेते थोड़ी। बाल केंद्रित शिक्षा में ये तत्व होते हैं: करके सीखना, हाथों से अनुभव करना, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, जीवन भर सीखना, सामाजिक कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता है? प्राचीन यानी पुराने समय में जो संदेशों का जो संचार माध्यम था वह कौन सा था? तो हर कार्य, क्या था? हर कार्य। यह राजस्थान में ज़्यादा चलता था। देखिए अभी तो हम लोग जानते हैं कि पहले पिजन था, यानी कि कबूतर हुआ करता था जो पत्रों को लेके जाता था। इसमें देखिए कैसी कौन सी प्रक्रिया है, वो है हर कार्य। उस वक्त ना फैक्स था, ना मोबाइल था, ना टेलीविज़न था,
और यह क्वेश्चन पूछा हुआ प्राचीन काल की बात, तो प्राचीन काल में हर कार्य था। चलिए देखते हैं इसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को। प्राचीन काल में लोग संदेशों का संचार करने के लिए हर कार्य, धुआं के संकेतों, ढोल की आवाज़ का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में लोग हर कार्य कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर बने मचानों पर बैठे रहते थे। और डांक लेकर वे अगले मचान की तरफ भागते थे। दौड़ते समय वे घंटी बजाते थे ताकि अगले मचान पर बैठे व्यक्ति को उनके आने का पता चल जाए। इस तरह इसे हर कार्य कहा जाता है। देखिए, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, तो ये आपका अवसर है डी, टेलीविजन। आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। रेडियो में आपको दिखता नहीं, बस सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर भी वही काम करता है, बुलेटिन बोर्ड भी वही करता है। चलिए अगला देखिए। फूल डोल। फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? तो रीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेला से है, फसल से है। आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे, हर साल पूछे गए प्रश्नों का आपको खुद इस ऐसे अनुभव होता जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है। अगर आपको सही देखा जाए तो अच्छी तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप यूथ कंपटीशन के सारे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको लगा लीजिए, जिससे आपको यह अनुमान लग जाए कि हमें कितना रेंज में कितना पढ़ाई करना है। चलिए देखिए, फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? तो फूल डोल का जो मेला है वह शाहपुर लगता है। चलिए फूल डोल के मेला के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फूल डोल का मेला राजस्थान के शाहपुर जिले में लगता है। यह मेला चैत माह में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1826 में शाहपुर शुरू हुई थी। आज भी यह जारी है। इससे पूर्व यह मेला कहाँ लगता था? राजस्थान के भीलवाड़े जिले में लगता था। चलिए अगला है, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? जब भी ऐसा रिलेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता हो तो आप अपने में ही यह रिलेशन बनाकर तुरंत दिमाग को दौड़ाइए और आपका आंसर तुरंत निकल सकता है। जैसे इसमें कहा आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है नानी ही लगेंगी। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह? ये बहुत बार पूछा गया है इसमें। तो सूर्य के निकटतम फारदेस्ट सबसे बड़ा रंग, ये जरूर याद कर लें। इससे क्वेश्चन 1-2 साल छोड़ के हर बार पूछा जा रहा। तो सूर्य के निकटतम अगर आप देखेंगे तो बुध होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके क्रम को दोहरा लेते हैं एक बार फिर से। सूर्य के पास सबसे पहले बुध होता है, शुक्र होता है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि,
यूरेनस और नेपच्यून, ये हमको हटा दिया गया, इसमें नहीं गिना जाता। तो इस तरह से देखिए, सबसे पास का पूछेगा तो आप बुध बताएंगे, और सबसे गर्म अगर बताया पूछ दिया तो शुक्र बताएंगे। ये मत सोचिएगा कि सूर्य के नज़दीक में बुध है तो यही जवाब होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये शुक्र होगा। सबसे बड़ा पूछ दे तो आप बृहस्पति बताइए, ऐसा पूछ दे जिसमें रिंग बना होता तो आप शनि बताइए। उसके बाद सबसे फारदेस्ट यानी सबसे दूर वो है नेपच्यून, और तीसरे नंबर का पूछ दे तो आपका पृथ्वी या नीला ग्रह भी कहते हैं इसे, और इसे लाल ग्रह कहते हैं। चलिए अगला है जो क्वेश्चन वो देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको एक साइन बना के दे देगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नीचे दिए गए यातायात संकेत इंगित करता है, तो ये जो बना हुआ फिगर है ये क्या इंगित कर रहा है? क्या चौराहा का, पैदल के लिए जो अब पथ है, रेल क्रॉसिंग के लिए है, सकरी पुल के लिए है? तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही नहीं है। देखिए आपके कुछ 4 साइन हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, जो आपके बहुत सारे इसी से पूछे जा रहे हैं। पैदल आपको चलना है तो ज़रूर यहाँ पैदल चलने वाला आदमी का फिगर बना रहेगा। रेलवे फाटक होगा तो उसमें ज़रूर ऐसे नोकी नोकी थोड़ी चीज़ें बनी होती हैं। और ये सकरा पुल देखिए, बीच में कितना सकरा रास्ता बनाया गया, ये सकरा पुल याद कर लीजिएगा। चौराहा जहाँ 4 ऐसे एंगल बने हों वो चौराहा होता है। चलिए अगला है, वो ऑप्शन उसका गलत है। इस फिगर पे उसको बनाना चाहिए व्यक्ति जो नहीं बना है, इसलिए इसमें सबको नंबर मिले होंगे। चलिए क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्र पंचांग है, तो राष्ट्र पंचांग आपको बताना है। ये तो है नहीं जनगण मनगण, वंदे मातरम नहीं है, शिवरी पंचांग नहीं है, तो यह है क्या हमारा राष्ट्र शौक, यही हमारा राष्ट्र पंचांग है। देखिए थोड़ा ये क्या है, राष्ट्र शांक संवत पर आधारित है। शांक युग की स्थापना सातवाहन राजवंश ने किया था। राजा जो थे उस समय शालिवाहन ने की थी। शाक पंचांग 365 दिन 12 महीने होते हैं, जो ग्रेगोरियन पंचांग की संरचना के समान है। देखिए अगला है क्वेश्चन में, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? लाछा गुजरी की प्रार्थना से है राजस्थान की कौन सा लोक देवता का? तो इसमें आंसर है आपका डी, तेजा जी। ये लाछा गुजरी की प्रार्थना से लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए लोक देवता जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं। लोक देवता तेजा जी का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तेजा जी ने गोरक्षा के लिए अपने जान की बलिदान लगा दी थी, और जिसके कारण लोक देवता की श्रेणी में प्रवेश की। तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खंडनाल गांव में हुआ था। तो एक लोक देवता है जो गौरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिए थे, तो यह लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में,
सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही क्रम बताइए। सड़क पे जो चलने वाले साधन है उसको बताना है आपको। तो सड़क पर ये दो तो चलते हैं, लेकिन नाव नहीं चलता है। साइकिल कार तो चलते हैं, जेट तो नहीं चलता है। बस, ट्रक, ई रिक्शा, ये तीनों चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होना चाहिए। बैलगाड़ी, ऊँट तो चलता है, फ्लाइंग कार नहीं चलता है। तो इसमें इस तरह आप पहचान सकते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो यह ऑप्शन आपका डेंगू। जब डेंगू मच्छर आपको काटे या किसी को काटे, भगवान करे आपको ना काटे, जब डेंगू मच्छर किसी को काट लेता है तो उसके बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी रिकवरी के लिए आपको बकरी की दूध पीने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। चलिए देखिए, डेंगू मच्छर जनित रोग है। यह रोग आपकी रक्त वाहिकाओं को क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है और उनमें रिसाव होने लगता है। यह रोग मुख्य रूप से मच्छर के जीन्स, कौन से मच्छर? एंडीज इजिप्टी द्वारा। उस मच्छर का क्या नाम है? एंडीज इजिप्ट। बहुत एडीज पढ़ते हैं, लेकिन एंडीज इजिप्ट द्वारा होता है। इस रोग में क्या होता है? रक्त जो प्रवाह होता है उसमें थक्का बनने वाली कोशिकाएं की संख्या जो है कम हो जाती है, यानी कि ब्लड को बाहर रोकने में जो मदद करता है वो कम होने लगता है। इससे क्या होता है? आघात, आंतरिक रक्तस्राव या अंग विफल हो जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए, अगला है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो आपका भीलवाड़ा है। राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में भीलवाड़ा को जो कहा जाता है, जबकि जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। भीलवाड़ा जो है वाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा बोलेंगे। यह कहाँ है? तो मेवाड़ क्षेत्र में है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेक्सटाइल के लिए। इसके लिए टेक्सटाइल के लिए। और जयपुर क्यों प्रसिद्ध है भाई? उसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए, सोनार दुर्ग, दुर्ग से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। अभी आप सॉल्व करेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों को आप देखेंगे, दुर्ग से भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सोनार दुर्ग आपका कहाँ स्थित है? तो सोनार दुर्ग की अगर बात करें तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर। सोनार दुर्ग जो है जैसलमेर में है। चलिए, दुर्ग की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सोनार दुर्ग राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर है। इसका निर्माण राव जैसल द्वारा करवाया गया था, लेकिन पूर्ण शाह वहीन द्वितीय 1164 द्वारा किया गया है, यानी कि आधा अधूरा बना हुआ था। जो भी इसको पूर्ण करने के लिए
शाहवाहिन द्वितीय द्वारा यह कराया जाता है। इस दुर्ग का निर्माण सोनारगढ़, सुरलगिरी, कमरकोट, गलियों का दुर्ग आदि के नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से? सोनारगढ़, सुरलगिरी, कमरकोट की गलियों का दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अनेक धार्मिक अनुष्ठान का भाग माना गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में बिश्नोई समाज के लोग जो है वन और वन प्राणियों से बहुत प्यार करते हैं। उसी में अभी हाल ही में सलमान खान पे काली हिरण का केस जो चला था वो बिश्नोइयों से ही जुड़ा हुआ केस है। चलिए थोड़ा सा बिश्नोइया के बारे में जानते हैं। राजस्थान के बिश्नोइया समुदाय के लिए वन प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग है। बिश्नोइया समाज प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। राजाओं द्वारा पेड़ काटने के प्रयास को बिश्नोई समाज ने विफल कर दिया था। अमृता देवी, याद रखिएगा, अमृता देवी का संबंध बिश्नोइया समाज से है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमृता देवी का संबंध जो है बिश्नोइया समाज से है। आगे देखते हैं। इन्होंने जोधपुर में खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर अनुकरणीय साहस दिखाई थी। कौन? अमृता देवी। किस पेड़ की? खेजड़ी पेड़ की। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में इन्हें अमृता देवी बिश्नोइया पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, अमृता देवी जो खेजड़ी के पेड़ को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसे नोट कर लीजिएगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन हर बार रिपीट किए गए हैं इसे, अतः आपसे मैं बार बार कहूँगा कि इसे ज़रूर लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिए। देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से जयंती बताना आपको जो चैत मास की शुक्ल पक्ष में 13 के दिन मनाई जाती है। तो आंसर आपका होगा महावीर जयंती। कब मनाया जाता है? चैत मास शुक्ल पक्ष 13 के दिन। ठीक है, तो क्या मनाया जाता है? महावीर जयंती। आगे इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी दिया है उसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। महावीर जयंती चैत मास के शुक्ल पक्ष में 13 के दिन मनाया जाता है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव में से एक महावीर जयंती है। यह जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी हैं, जो 1599 ईसा पूर्व से 1527 ईसा पूर्व के जन्म के समान माने जाते हैं। चलिए अगला है हिमाचल प्रदेश से पूछा हुआ। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना क्या थी? तो इसमें कूल्हे आंसर होगा आपका, कूल्हे। चलिए कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश यानी पहाड़ी क्षेत्र में जल संचयन की एक सदियों पुरानी
अवधारणा का नाम है कूल। यह नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली है। क्या है भाई? नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली है। इस प्रणाली में नदियों में बहने वाले पानी का मानव निर्मित चैनलों के मानव निर्मित चैनलों में बदल दिया जाता है। ये चैनल पानी को पहाड़ी के नीचे गांव तक ले जाते हैं। इसे कूल कहा जाता है। चलिए देखिए, नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे अभियान जो है यह आपका शुरू किया गया था डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 14 में। नमामि गंगे का अभियान जो है 2014 में शुरू किया गया था। चलिए, क्वेश्चन है 140। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो यह आपका सरीसृप में आएगा। रेंग के चलता है तो रेंगने वाले को हम सरीसृप कहते हैं। देखिए, मगरमच्छ प्राणी सरीसृप संवर्ग में आता है। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने सरकने द्वारा जब वो गमन करते हैं या चलते हैं तो उसे ही सरीसृप कहा जाता है। इसके अंतर्गत कीलोन है, टार्टर, टेस्टियूडो है, कैमलियन है जो वृक्ष छिपकली कही जाती है, एलिगेटर है। ये सब रेंगने वाले हैं। नाम देगा आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी जो है आपका जोधपुर है। सूर्य नगरी कौन है? जोधपुर है। अब इसे सूर्य नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो है, पहली बात इसके थोड़े बारे में जान लेते हैं। सन सिटी कहा जाता है किसको? जोधपुर को। जोधपुर शहर राजस्थान के दूसरी सबसे बड़ी शहर है। ये खास बात इसकी है। इस शहर की स्थापना जो है 1459 में हुआ था। ये दूसरी खास बात है। और इसकी स्थापना अगर देखें तो राठौर शासकों ने की थी। यह शहर राज्य की राजधानी जयपुर के पश्चिम में पड़ता है और रेगिस्तानी मिट्टी के लिए भी ये जाना जाता है। पूरे वर्ष यहाँ पर सूरज चमकता है रहता है। यहाँ मौसम साफ रहता है। इस शहर को सूर्य नगरी भी कहते हैं। चलिए, कुत्ते जमकर भौंक रहे हैं। चलिए, मिलान करना है तो इसमें आप आसानी से मिला सकते हैं। वृद्धि वर्ड है तो देखिए यहाँ वृद्धि दिया हुआ, तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। और ऑप्शन आपका इसमें जो सही है वह है सी। ऑप्शन तो आपको हम दिखाएंगे। ऑप्शन देखिए क्या होगा, सी। यानी कि पहले का जो होगा वो पी में होगा, दूसरे का आपका डी में होगा, दूसरे का डी। यानी कि इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन है। और ऑप्शन में तीसरा है ए में जाएगा,
टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन कहें तो नर में मिलाइएगा, जब प्रोजेस्टेरोन कहें तो मादा में मिलाइएगा। प्रोजेस्टेरोन मादा, टेस्टोस्टेरोन नर में। इंसुलिन जो है शर्करा को करेगा। थोड़ा सा इस बात को पढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि के स्रोत होते हैं। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा के स्तर को नियमन करता है, और टेस्टोस्टेरोन नर में और प्रोजेस्टेरोन मादा में मिलाइएगा। चलिए क्वेश्चन है, खादी के बने वस्त्र की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो जाहिर सी बात है, खादी के कपड़े गांधी जी पहनते थे, उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिया जाएगा सस्ता। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? तो वह है कम वायुदाब। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम होता जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन के अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है जैविक और अजैविक में, थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा। जल, वायु, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, चट्टानें, ये सारे अजैविक हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो भी है वो अजैविक है। जो लिविंग थिंग में है वो जैविक है, जिसमें जान हो। तो जीव जंतु, छोटे छोटे जीव होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, वो भी जैविक में आते हैं। जैविक का मतलब होता है जब आप कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके मर जाने के बाद पृथ्वी पर जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें खा जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर इसी दो में से मिल जाएगा, शहतूत के पत्ते। रेशम के जो कीट होते हैं वो शहतूत के पत्ते खाते हैं। इसमें देखिए, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो इसमें निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है, जो ये क्या करता है, एक उत्तेजक है और चिंता निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन जो है बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के जरिए खून में पहुंचकर फेफड़े तक पहुंचते हैं। इन पदार्थों से फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। रेबीज रोग का कारक है, तो इसमें वायरस होता है जो जानवरों को काटने से होता है। देखिए, रेबीज एक विषाणु है, यानी वायरस है। यह एक जनित बीमारी है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए वायरस के कारण होता है। यह कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के लार में मौजूद होता है। ये जिसको काटते हैं वो अपना लार में जो इनके वायरस होते हैं वो जाकर आपके कटे हुए चीज़ में मिल जाते हैं और आपको
नुकसान को पहुंचाते हैं। जंतुओं से प्राप्त रेशों का उदाहरण है, जो जंतु से हमें मिलता है वो कौन सा है? तो आपसे कहा रेशम के कीट होते हैं वही आपके जंतु से, बाकी तो आपका भाई कपास पौधा है, ये सब कृत्रिम है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानव स्रोत नहीं है? तो ये ऑप्शन होगा आपका ह्यूमस पदार्थ। देखिए, दिए गए विकल्प में से घरेलू बहिस्रोत बहिर्जल औद्योगिक बहिस्रोत जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत हैं, जबकि ह्यूमस पदार्थ जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। ह्यूमस मिट्टी में मौजूद काला कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों और पशुओं के अपघटन से बनता है। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह 2021 का नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। टोटल 6 पेपर है जो आपको सॉल्व करने हैं, और 6 पेपर से आपको काफ़ी अनुभव हो जाएगा कि हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।